हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज हम लोग जानेंगे WSM या वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बारे में, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे अंडर एनफोर्स सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, ओवर एनफोर्स सेक्शन क्या होता है और कब बैलेंस सेक्शन होगा, कब अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा और कब ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा, और उसका मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फिर हम लोग उसका एनालिसिस देखेंगे, उसका डिज़ाइन देखेंगे क्या होता है। फिर तो वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग को बैलेंस सेक्शन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल एक्सिस और क्रिटिकल एक्सिस के बारे में जानना होगा क्या होता है। तो न्यूट्रल एक्सिस तो जानते होंगे आप लोग। न्यूट्रल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जो बॉडी के सीजी से पास करता है, या हम लोग बोल सकते हैं जो सेंटर से पास करता है, उसी को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस भी बोलते हैं। सेंटर लाइन ऑफ बॉडी या स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूट्रल एक्सिस हम लोग कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एक्सिस क्या होता है। क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्रिटिकल एक्सिस। तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज द डेप्थ वेयर स्टील एंड कंक्रीट फेल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब होता है क्रमशः, मतलब लगातार। मतलब क्रिटिकल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जहाँ पे स्टील और कंक्रीट दोनों एक साथ फेल करता है। इट इज कॉल्ड आइडियल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस का आइडियल डेप्थ भी कहते हैं। बिकॉज एट सच कंडीशन डेप्थ इज नॉट वेरीड, क्योंकि ऐसे कंडीशन में डेप्थ वेरी नहीं करता है। जब डेप्थ वेरी नहीं करता है तो क्या आइडियल कंडीशन हो गया, इसीलिए इसको हम लोग आइडियल एक्सिस भी कहते हैं। मतलब क्रिटिकल एक्सिस वैसा एक्सिस होता है जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल करता है, उसी को हम लोग क्रिटिकल एक्सिस कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड क्रिटिकल एक्सिस। क्रिटिकल एक्सिस को हम लोग एक्सिस से डिनोट करते हैं और न्यूट्रल एक्सिस को NA से। ठीक। अब है क्रिटिकल एक्सिस क्या होता है, जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल करता है। तो बैलेंस सेक्शन यदि रहेगा, अच्छा हम लोग बाद में, पहले हम लोग कंपैरिजन देखते हैं कब अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा और कब बैलेंस सेक्शन होगा। ठीक। तो XA इज लेस देन XC। अब XA क्या है? अब XA वैसा एक्सिस है, XC हम लोग मान सकते हैं कि न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म न्यूट्रल एक्सिस को क्रिटिकल एक्सिस भी कहते हैं। अब और XA जो है, XA एक्चुअल एक्सिस इसको कह सकते हैं कि एक्चुअल एक्सिस वैसा एक्सिस है जहाँ पे कंक्रीट और स्टील दोनों में से कोई एक पहले फेल करता है, वो हो गया एक्चुअल एक्सिस। और क्रिटिकल एक्सिस क्या हो गया, जहाँ पे दोनों एक साथ फेल करता है, वो हो गया क्रिटिकल एक्सिस। और एक्चुअल एक्सिस जिसको हम लोग XA से डिनोट करते हैं, वो वैसा एक्सिस है जहाँ पर कोई पहले या तो कंक्रीट फेल करेगा पहले या स्टील फेल करेगा पहले। तो एक्चुअल एक्सिस जो है वो तो अलग अलग सेक्शन में अलग अलग यानी वेरी करते रहेगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं XA इज द एक्सिस विच वेरीज वेर स्टील फेल। ठीक। तो हम लोग देखते हैं कि XA वेरी कैसे करेगा। सबसे पहले हम लोग याद करते हैं कि क्रिटिकल एक्सिस जब ग्रेटर देन रहेगा एक्चुअल एक्सिस से, जैसे कि सपोज करते हैं कि ये एक्सिस हो गया, इसको हम लोग न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग इसी को क्रिटिकल एक्सिस भी कहते हैं। ये हो गया क्रिटिकल एक्सिस का डेप्थ। न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ को हम लोग एक्सिस से डिनोट करते हैं। अब है क्या पहला XC यानी क्रिटिकल एक्सिस, ये हो गया क्रिटिकल एक्सिस इज ग्रेटर देन XA, मतलब XA इससे छोटा होगा तो XA कहीं इधर लाई करेगा, तो ये मेरा हो गया XA। जब एक्चुअल एक्सिस, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे स्टील फेल करता है उसको हम लोग एक्चुअल एक्सिस बोलते हैं। सीधा कहने का मतलब कि जहाँ पे मेरा स्टील फेल किया उसको हम लोग एक्चुअल एक्सिस नाम दे सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि क्रिटिकल एक्सिस से एक्चुअल एक्सिस छोटा है। तो छोटा है मतलब क्या है कि XC के अंदर ही लाई करेगा। ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि XA यहाँ पर है
ये पूरा तो कंक्रीट का सेक्शन हो गया। ऊपर का हम लोग कंप्रेशन जोन मानते हैं और नीचे को टेंशन जोन सपोज करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जब एक्स ए जो है यानी एक्चुअल एक्सिस छोटा रहेगा क्रिटिकल एक्सिस से तो अंडर एनफोर्स सेक्शन होगा। अंडर एनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब ये है कि स्टील जो है कम मात्रा में प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक। अब और एक्स ए बराबर एक्स सी हो गया, यानी एक्स सी और एक्स ए जब बराबर हो जाएगा तो उसको बैलेंस सेक्शन कहेंगे, मतलब दोनों एक साथ फेल कर जाएगा। जब एक्चुअल एक्सिस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एक्सिस से, यानी अब एक्स ए जो है यहाँ पे लाई करने लगेगा। जब एक्स ए यहाँ पे लाई करने लगेगा इसका मतलब क्या है कि अब एक्चुअल एक्सिस यहाँ से यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कब था? जब स्टील कम दिया गया था तब। अब यहाँ पे आ गया, इसका मतलब क्या है कि स्टील ज़्यादा हम दे दिए, तो यहाँ पे आ गया इसका मतलब स्टील ज़्यादा दे दिए। तो स्टील ज़्यादा मतलब क्या? ओवर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ज़्यादा इंग्लिश में हम लोग ओवर, तो ओवर एनफोर्स सेक्शन कह दिए। और जब एक्स से छोटा रहेगा तो अंडर एनफोर्स सेक्शन, और जब एक्स ए बड़ा रहेगा एक्स सी से तो अंडर एनफोर्स सेक्शन, और जो दोनों बराबर रहेगा तो बैलेंस सेक्शन। अब है कि हम लोग प्रेफर कौन सा सेक्शन करते हैं? हम लोग अंडर एनफोर्स सेक्शन ही प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही सपोज कीजिए यदि किसी सेक्शन में ओवर एनफोर्स सेक्शन लेंगे तो उसमें कंक्रीट का मात्रा कम रहेगा और उसमें स्टील की मात्रा ज़्यादा रहेगा। अब ऐसे कंडीशन में जब उस पर लोड अप्लाई होगा तो क्या सबसे पहले कौन फेल करेगा? ओवर एनफोर्स सेक्शन के केस में सबसे पहले कंक्रीट फेल करेगा, जो कि ब्रिटल नेचर का होता है, तुरंत गिर जाएगा और हम लोग दब जाएंगे। यदि और अंडर एनफोर्स सेक्शन का मतलब कि पहले स्टील फेल करेगा, और ऐसे कंडीशन में स्टील जो है जानते हैं कि डक्टाइल फेलियर देता है, मतलब कुछ समय हमको प्रोवाइड करेगा, कुछ बेंड करेगा तब फेल करेगा। तो हम लोग बेंड करेगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कि हाँ घर कोलैप्स करने वाला है, तो हम लोग क्या उस स्ट्रक्चर से उस घर से हम लोग बाहर निकल जाएंगे और हम लोग का लाइफ सेफ हो सकता है। लेकिन यदि कंक्रीट तो ब्रिटल नेचर का होता है, उसमें बेंडिंग नहीं होता है, तो क्या होगा? एकाएक गिर जाएगा और जो भी उसमें जीव रहेगा वो मर सकते हैं। इसीलिए हम लोग अंडर एनफोर्स सेक्शन प्रेफर करते हैं। ये हो गया डायग्राम। अब हम लोग देखते हैं अंडर एनफोर्स सेक्शन कहने का मतलब क्या है कि स्टील ज़रूरत से कम दिया गया है, ओवर मतलब स्टील ज़्यादा दिया गया है, और स्टील डक्टाइल फेल्योर देता है और कंक्रीट ब्रिटल नेचर का फेल्योर प्रोवाइड करता है। अब हम लोग उसका कुछ एनालिसिस देखते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम उसमें कैसे होता है और स्ट्रेस स्ट्रेन हुक्स लॉ कैसे होता है, उसको कैसे वेरीफाई करता है, उसको हम देखते हैं। तो ये एक हो गया सेक्शन हो गया कंक्रीट का। ये हो गया स्टील, जिसको हम लोग एरिया ऑफ स्टील के लिए AST यूज करते हैं। ओवरऑल पूरा जो डेप्थ हो गया D हो गया, और इफेक्टिव डेप्थ हम लोग D सपोज किए। अब ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, और ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। WSA में जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए दोनों का फिगर लगभग सेम है। तो स्ट्रेन नीचे स्टील है तो इसी के सामने हम लोग ये लाइन देंगे, और ऊपर तक कंक्रीट है, टॉप तक टॉप तक हम लोग ये लाइन प्रोवाइड करेंगे, और यहाँ से इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे। इसको याद रखिएगा, जहाँ स्टील रहेगा वहीं से ये लाइन पास करेगा, यहाँ से यहाँ तक नहीं आ सकता है। तो अब स्ट्रेन इन हम लोग जानते हैं कि हुक्स लॉ क्या होता है? हुक्स लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो स्ट्रेन बराबर क्या होता है? स्ट्रेन बराबर हो जाएगा स्ट्रेस बटा इलास्टिसिटी होता है। तो स्ट्रेन इन स्टील बराबर लिख सकते हैं फोर्स इन स्टील बटा इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। वैसा ही स्ट्रेन इन कंक्रीट हम लिख सकते हैं फोर्स इन कंक्रीट बटा इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट लिख सकते हैं। और ये हो गया न्यूट्रल एक्सिस, टॉप से न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ हम लोग x ले लिए। ये हो गया स्ट्रेन डायग्राम, ये हो गया स्ट्रेस डायग्राम। अब इसमें स्टील हम लोग प्रोवाइड किए सेक्शन में, तो क्या होगा? इसमें टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो टेंसाइल फोर्स का वैल्यू कितना होगा? स्ट्रेस बराबर क्या होता है? स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? स्ट्रेस गुने एरिया। तो
फोर्स बराबर क्या होगा, स्ट्रेस गुना एरिया। तो स्ट्रेस कितना है, एफ एस टी, इसको हम लोग सिग्मा एस टी भी लिख सकते हैं। एफ एस टी गुने स्ट्रेस गुने एरिया, तो स्ट्रेस कितना है, सिग्मा एस टी गुने एरिया ए एस टी। वैसे ही अब हम लोग इतना तो सोच सकते हैं कि जब ऊपर हो गया कंप्रेशन जोन और नीचे हो गया टेंसाइल जोन, तो नीचे टेंसाइल जोन है तो टेंसाइल फोर्स निकल गया, ऊपर है कंप्रेशन जोन तो ऊपर भी कंप्रेसिव फोर्स लगता होगा। तो वो कहाँ लगेगा, यहाँ 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 कहाँ लगेगा, तो टॉप, ये जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ कितना है, एक्स, तो टॉप से एक्स बाई थर्ड डिस्टेंस, एक्स बाई 3 डिस्टेंस पे कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। कितना डिस्टेंस पे, टॉप से एक्स बाई 3 डिस्टेंस पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। ठीक, अब हम लोग जानेंगे लीवर आर्म क्या होता है। तो लीवर आर्म को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ये हो गया लीवर आर्म। लीवर आर्म को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक तो हो गया मेरा एक्स बाई 3, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है डी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है एक्स बाई 3। तो यहाँ से टेंसाइल फोर्स तक दूरी कितना हो जाएगा, जेड, जिसको हम लोग लीवर आर्म कहते हैं, और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी माइनस एक्स बटा 3। लिख सकते हैं जेड बराबर डी माइनस एक्स बटा 3, तो ये हो जाएगा जेड का वैल्यू डी माइनस एक्स बटा 3। इसको हम लोग लीवर आर्म कहते हैं। ये हो गया मेरा स्ट्रेस स्ट्रेन। अब हम लोग देखते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं x बराबर, ये जो x माने हैं x बराबर के डी, के जो है कोफिशिएंट, किसी कोफिशिएंट से हम लोग एक कोफिशिएंट लेते हैं और उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया x बराबर के डी, और z बराबर जो हम लोग लेते हैं डी माइनस एक्स बटा 3 भी होता है, और z बराबर जे डी भी होता है। जे भी एक तरह का कोफिशिएंट है जिसको हम लोग डी में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको याद रख लीजिएगा लोग। और जे बराबर 1 माइनस के बटा 3 होता है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो ये प्रूफ करते हैं हम लोग, देखते हैं कैसे होता है। ये मेरा हो गया डी बराबर, जेड बराबर डी माइनस एक्स बटा 3, हम लोग देख चुके हैं ऊपर। तो जेड बराबर हो गया डी माइनस एक्स बटा 3, तो यहाँ से डी बराबर डी माइनस के डी बटा 3 हो जाएगा। और के डी कहाँ से है, तो एक्स बराबर हम लोग के डी मान चुके हैं, तो डी माइनस के डी बाई 3 हो जाएगा। तो डी कॉमन ले लेंगे तो डी इंटू 1 माइनस के बटा 3 हो जाएगा। और जेड बराबर हम लोग जे डी ले चुके हैं, एज्यूम कर चुके हैं, तो जे डी रख दिए, और हम लोग प्रूफ कर चुके हैं वैल्यू डी इंटू 1 माइनस के बटा 3, तो डी डी कट जाएगा, तो जे बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस के बटा 3। यहाँ से हम लोग जे का प्रूफ कर दिए। अब हम लोग मॉड्यूलर रेशियो के बारे में कुछ देखते हैं। तो मॉड्यूलर रेशियो का वैल्यू होता है 280/3 सिग्मा सीबीसी। सिग्मा सीबीसी जो होता है कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट होता है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग का कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था कंक्रीट में, उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसका वैल्यू होगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इन कंक्रीट गुने बी इंटू एक्स। देखते हैं ऊपर से ही कैसे। देखिए ये कंप्रेसिव फोर्स हो गया, और ये क्या है, पूरा रेक्टेंगुलर है। जब फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, एफ सी बी इंटू हाइट, हाइट कितना है, एक्स, और इसमें हम लोग बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो ब्रीथ है बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एफ सी बी इंटू एक्स गुने बी। इसको समझने का एक और तरीका है कि हम लोग कंप्रेसिव फोर्स का एवरेज ले लेते हैं। ठीक, तो ये तो न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, 0। तो 0 प्लस यहाँ जितना कंप्रेसिव फोर्स होगा उसको हम लोग जोड़ कर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा। तो यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा, तो फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स बराबर होता है स्ट्रेस गुने एरिया। तो स्ट्रेस कितना है, एफ सी बी, एरिया कितना हो जाएगा, ए एक्स,
ये हो गया ए एक्स और ये हो गया ब्रीथ बी। तो एरिया आ जाएगा बी गुने ए एक्स गुने स्ट्रेस, तो हो जाएगा फोर्स बराबर एफ सी बी गुने एक्स इंटू बी। यहाँ पे मेरा 0 है तो उसका एवरेज ले लेंगे दोनों का, तो हो जाएगा 1/2 इंटू एफ सी बी इंटू एक्स इंटू बी। या ये भी मेथड है कि इसका एरिया ले लेंगे और बी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब टेंसाइल फोर्स निकल गया मेरा एफ एस टी इंटू ए एस टी, कंप्रेसिव फोर्स निकल गया। अब हम लोग देखते हैं मोमेंट कैसे निकलता है, आगे बढ़ते हैं। मोमेंट कैसे निकलता है, तो मोमेंट के बराबर हम लोग जानते हैं फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स मेरा टेंशन जोन में कितना था टी और कंप्रेशन जोन में था सी, ठीक। तो हो गया मोमेंट बराबर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ पे लीवर आर्म भी लेते हैं। लीवर आर्म क्या होता है, लीवर आर्म होता है दोनों फोर्स के बीच का डिस्टेंस होता है, कंप्रेसिव फोर्स और टेंशन फोर्स का बीच का डिस्टेंस होता है लीवर आर्म। देखते हैं यहाँ पे ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स, ये हो गया टेंशन फोर्स, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग लीवर आर्म से डिनोट करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हो गया m बराबर टी इंटू जेड, तो टी हो गया क्या टेंशन फोर्स, ये हो गया जेड लीवर आर्म। तो जेड बराबर हम लोग जेडी लिए थे, यहाँ पे जेड बराबर जेडी, तो यहाँ से हो गया जेड बराबर जेडी लिख दिए। तो टी बराबर आया था एफ एस टी इंटू ए एस टी इंटू जेडी, यहाँ से हो गया मोमेंट इन, ये किसका मोमेंट आया स्टील का। अब हम लोग मोमेंट फाइंड करेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस का, यानी कंक्रीट के कारण कंक्रीट में जो बेंडिंग मोमेंट होगा क्रिएट, उसका हम लोग फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हो जाएगा m बराबर सी जेड, जेड बराबर हम लोग जेडी जानते हैं, तो सी के वैल्यू हम लोग प्रूफ कर चुके हैं और जेडी रख दिए, फिर इंटू बी हो गया। वहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए तो कुछ मेरा लास्ट में इक्वेशन बन जाएगा ऐसा 1/2 इंटू एफ सी के इंटू जे इंटू बी डी स्क्वायर, ठीक। तब हम लोग बी डी स्क्वायर को छोड़कर ये जो जितना है इसको हम लोग आर मान लेंगे। ये आर क्या है, आर जो है मोमेंट फैक्टर है। तो हम लोग देख लिए मोमेंट कैसे निकलेगा टेंशन स्टील में और कंक्रीट में। ये हो गया मोमेंट निकालेगा स्टील में और ये हो गया कंक्रीट में, और मॉड्यूलर रेशियो भी जान लिए। अब हम लोग कुछ WSM का एजम्पशन जान लेते हैं। एजम्पशन ये है कि जो भी सेक्शन रहता है वह बेंडिंग के बाद और बेंडिंग के पहले भी प्लेन होता है, यानी सेक्शन में बेंडिंग आया तो उसके बाद भी उसको हम लोग प्लेन ही एज्यूम करेंगे और सेक्शन और पहले भी प्लेन ही एज्यूम करेंगे। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग एंड आफ्टर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन, और स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉलो हुक्स लॉ। जो WSM में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम शुरू में आप लोगों को बता दिए हैं कि WSM में स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब हुक्स लॉ फाइंड करता है। और टेंसाइल स्ट्रेस जो है कंक्रीट में हम लोग इग्नोर कर देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस सिर्फ स्टील ही कैरी करता है, और कंप्रेसिव स्ट्रेस कंक्रीट में हम लोग एज्यूम करते हैं। दोस्तों तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका एनालिसिस और डिज़ाइन, और उससे पहले कुछ हम लोग वैल्यू जान लेंगे जो IS कोड में दिया हुआ है IS 4562,000 में। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वेरी थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि आप लोग को जो भी पहले मैं वीडियो बनाऊं उसका सबसे पहले अपडेट आप लोग को मिले।